इलेक्ट्रिसिटी। अब हमें पढ़ना है, ये तो हो गया इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कहां कहां पे और किस किस तरीके से हो सकती है। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर, इसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने के लिए हमें उससे पहले पढ़ना पड़ेगा चार्ज के बारे में, है ना। किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा? चार्ज के बारे में। ठीक है, अब चार्ज के बारे में पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी की ब्रांच है वो किस किस में बांटी गई है ना। तो सबसे पहले आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है इसके अंदर होता क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक ये एक तरह से बोल सकते हैं कि ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम पार्टिकल के बारे में स्टडी करते हैं जो रेस्ट पे होते हैं। ठीक है, विच डील विद द पार्टिकल एट रेस्ट, है ना। ये क्या बोल सकते हैं? ब्रांच ऑफ साइंस विच deals with the particle at rest। ठीक है, पार्टिकल से मतलब क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से, है ना। पार्टिकल से मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से है ना। कि ये जो साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर जो हमारे जो चार्ज होता है वो कहां पे होता है? रेस्ट पे होता है। वो इधर उधर मूव नहीं कर रहा होता। ठीक है, इधर उधर मूव नहीं कर रहा होता। अब इसके साथ में दूसरी है इलेक्ट्रो डायनामिक। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोडायनेमिक है इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the particle in motion। है ना। एक हो गई हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरी हो गई इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है कि हम उस एनर्जी की या फिर उस चार्ज की स्टडी करते हैं जो यहाँ पे होता है एट रेस्ट में होता है, जो रेस्ट पे पड़ा हुआ है। इलेक्ट्रोडायनेमिक में हम उस पार्टिकल की स्टडी करते हैं जो मोशन में होता है या फिर उस चार्ज की स्टडी करते हैं जो मोशन में होता है। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी जब बह रही होती है इसका मतलब उसके अंदर से कुछ ना कुछ चार्ज बह रहा होता है ना। तो हम जो इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे वो ज्यादातर किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोडायनेमिक के बारे में ही पढ़ेंगे, है ना। हम जो स्टडी ज्यादा करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक के बारे में ही करेंगे। हालांकि इसके बारे में भी थोड़ी सी स्टडी होगी हमारी, लेकिन जो ज्यादा स्टडी है वो किसके ऊपर बेस है? इलेक्ट्रोडायनेमिक के ऊपर, है ना। क्योंकि देखिए क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है ना। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी तो इसका मतलब चार्ज फ्लो करेंगे। अगर चार्ज फ्लो करेंगे तो हम किसकी स्टडी करेंगे? इलेक्ट्रोडायनेमिक की स्टडी करेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रोडायनेमिक ही हमें क्या बताती है कि ये साइंस की वो ब्रांच है जो पार्टिकल के मोशन के ऊपर डिपेंड करती है ना। समझ में आ गया? ठीक है, अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, फ्लो ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है क्या? है ना, हम बात कर रहे हैं फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में। फ्लो ऑफ चार्ज के मतलब क्या हो गया? तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या गया? ये एक तरह की एनर्जी है ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी it is the form of energy due to flow of charge। ठीक है, ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज, ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। समझ में आ गया? ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। तो मैं बता रहा हूं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है क्या?
कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी एक तरह की क्या एनर्जी है, किसकी वजह से, फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से। किसकी वजह से, फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से, है ना। अब जो ये चार्ज है ना, ये जो चार्ज है ये क्या है, चार्ज जो है ये है क्या असल में, चार्ज, चार्ज जो चार्ज है ये क्या है, चार्ज क्या है, चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी विच अराइजेज ड्यू टू, ये क्या है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी विच अराइजेज ड्यू टू लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, किसके, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्जेस क्या है, जो चार्ज है वो क्या है, एक तरह की प्रॉपर्टी है ना, जो चार्ज है एक तरह की प्रॉपर्टी है, किसकी वजह से होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी हमने बताया क्या है, एक फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो इसी तरह से क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, है ना, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, फ्रॉम अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन of a conductor from a particular cross section in the conductor per unit time, है ना, per unit time। देखिए इलेक्ट्रिक करंट, देखो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ चार्ज, तो ये भी क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज। ये क्या है, इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम अ particular cross section area in a conductor per unit time, ठीक है। ये क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है, थ्रू अ गिवन और अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। क्या है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ चार्ज in a particular cross section of a conductor per unit time, per unit time, क्या है, per unit time। तो ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें डेफिनेशन तो यही बोलती है, चार्ज पर यूनिट टाइम। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट को हम लिखते हैं आई से, इलेक्ट्रिक करंट को लिखते हैं आई से, जो चार्ज है इसको हम लिखते हैं क्यू से, ठीक है, और जो टाइम है टाइम को टी से, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक करंट, क्या है ये, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ गया इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ना, कुछ नहीं होता इलेक्ट्रिक करंट, बस होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट
एरिया। ठीक है, अब चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। इसको देखिए थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं। अब पहले देखते हैं हम इसकी यूनिट। जो चार्ज है, चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट क्या है? चार्ज की एसआई यूनिट, चार्ज की एसआई यूनिट है कूलाम। ठीक है, कूलाम क्या है? चार्ज की एसआई यूनिट है। टाइम की एसआई यूनिट क्या है? टाइम की एसआई यूनिट है सेकंड। ठीक है, और करंट की एसआई यूनिट क्या है? ठीक है, करंट की एसआई यूनिट है एम्पियर। ठीक है, और एम्पियर किसके इक्वल है? एम्पियर है हमारे कूलम पर यूनिट सेकेंड, है ना? कूलम पर यूनिट सेकेंड। ये क्या है? अपनी इलेक्ट्रिक करंट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलम पर यूनिट सेकेंड। ये क्या है? करंट, है ना? और यही क्या है? एम्पियर। एम्पियर। ठीक है, ये क्या है? एम्पियर। ठीक है, एम्पियर। एम्पियर समझ में आ गया? एम्पियर। अब देखो, अगर कोई आपसे पूछने लगे कि एक एम्पियर क्या होता है ना? जो ये एम्पियर है, ये होता क्या है? एम्पियर होता क्या है? डिफाइन, डिफाइन वन एम्पियर। अगर कोई आपसे ये पूछ ले, ये क्वेश्चन दे दे, डिफाइन वन एम्पियर, डिफाइन वन एम्पियर, तो कैसे निकालेंगे? देखो, डिफाइन वन एम्पियर का मतलब क्या हो गया? अब सोचो, हमारे पास क्या है? I इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू कूलम पर सेकेंड, ये दे रखा है। अब इसने क्या कहा? ये जो है आई एम्पियर, ए एम्पियर ही तो है। अब इसने बोल दिया 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का मतलब इधर 1 एम्पियर कब होगा? जब इधर 1 कूलम होगा, है ना? 1 कूलम पर सेकेंड, यही होगा। ठीक है, 1 कूलम पर सेकेंड। तो बोल, अगर पूछने लगे डिफाइन 1 एम्पियर करंट, ठीक है, डिफाइन 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट, तो हम क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट क्या है? जब किसी कंडक्टर के अंदर से 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में बहता है ना? जब किसी कंडक्टर के अंदर से 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में बहता है। ये एक वायर है, ठीक है, मैं बोलता हूं कि इसके अंदर से 1 एम्पियर करंट जा रहा है। ठीक है, इसको डिफाइन करो, है ना? तो मैं क्या बोल सकता हूं? इसके अंदर से 1 एम्पियर करंट कब बहता है? जब इसके अंदर से 1 सेकंड में, जब इसके अंदर से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज बहेगा। ठीक है, जब इसके अंदर से 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में बहेगा। ठीक है, when 1 कूलम of charge pass through a cross section of conductor in 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड, है ना? इन 1 सेकेंड क्या बोल सकता हूं मैं इसको? कब बहेगा? जब 1 सेकेंड में इलेक्ट्रिक करंट, 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज इसके अंदर से बह रहा होगा। ठीक है, when 1 कूलम चार्ज is flow through a particular cross section area of conductor
इन 1 सेकेंड, है ना। तभी तो बोलेंगे कि एक करंट एम्पियर बह रहा है। कब बह रहा है? जब एक कूलाम चार्ज उस कंडक्टर के अंदर से 1 सेकंड में बहे, ठीक है, तभी हम क्या कहेंगे कि हाँ 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट इस वायर के अंदर से गुजर रहा है, ठीक है। कब कहेंगे? जब इसके अंदर से 1 एम्पियर करंट गुजर रहा होगा, ठीक है, 1 एम्पियर करंट गुजर रहा होगा। सही है, सही है, ठीक है। अब देखो एक चीज याद रखनी है कि जो कूलाम है, जो मतलब चार्ज है, चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो ऑफ, प्रॉपर्टी ऑफ अराइज ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ड्यू टू लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम होते हैं? ये होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, ठीक है। इतने क्या होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन में इतने कूलम होते हैं। अब मैं बात करूं कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एक कूलम में 1 कूलम इधर ही रहने दो, इज इक्वल टू 1 है, डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻90। जब इसको सोल्व करोगे आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मतलब एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने? 6.25 इंटू 10⁻18। तो मैं जब ये बोल रहा हूं 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट कब फ्लो होगा किसी भी कंडक्टर के अंदर से? जब 1 कूलम या फिर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इज फ्लो थ्रू a particular cross section area of conductor in 1 सेकेंड। मतलब जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में किसी भी कंडक्टर के अंदर से बहेंगे, ठीक है, तब मैं बोलूंगा कि 1 एम्पियर करंट बहा है, ठीक है, 1 एम्पियर करंट बह रहा है। समझ में आया? समझ में आया, ठीक है। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, आगे की ओर बढ़ते हुए हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तब तक दिमाग लगाइए करंट की डायरेक्शन क्या हो सकती है। डायरेक्शन ऑफ करंट, यहां पे हम दो चीजों की बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा करंट, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। किसके बारे में? डायरेक्शन ऑफ करंट। अब देखो मेरे पास एक सर्किट है, ठीक है, मेरे पास एक क्लोज सर्किट है, ठीक है, मेरे पास एक क्लोज सर्किट है। ये है क्लोज सर्किट, ये बैटरी जुड़ी हुई है इससे, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी, इस तरीके से होगी, ठीक है। पॉजिटिव से नेगेटिव साइड में, पॉजिटिव से नेगेटिव साइड में, ये क्या होगी हमारे करंट की डायरेक्शन, ठीक है,
करंट की डायरेक्शन होगी, है ना। किसकी डायरेक्शन होगी? करंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, समझ में आ गया? ये होगी करंट की डायरेक्शन। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। ठीक है, ये होगी हमारे अपोजिट साइड में इसके इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। ठीक है, जो करंट है वो हमेशा अपोजिट में बहता है, किसके? इलेक्ट्रॉन के। करंट बहेगा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ और इलेक्ट्रॉन बहेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ करंट हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल and the flow of electron will be negative terminal to positive terminal। ये क्या रहेगा हमारा? डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या रहेगा? डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे रहेगी? पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल, और इलेक्ट्रॉन कैसे बहेंगे? नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल। समझ में आ गया? ये हमारा सिंपल सा था। एक किसके बारे में बात करी हमने? हमने किसके बारे में बात की? डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में, है ना। डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में। अब देखो, जो करंट है वो बहता है ना, उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिसिटी हमने देख ली कि फ्लो ऑफ चार्ज है ना। अब इसको मापना भी तो चाहिए ना किसी न किसी चीज में। ठीक है, तो इसको मेजर करने के लिए टू मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक current we will use the instrument named ammeter। ठीक है, क्या हो गया? एमीटर। क्या? एमीटर। क्या यूज करेंगे? एमीटर। एमीटर। ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसका नाम है एमीटर। ठीक है, उसका नाम है एमीटर। अब देखो, इसके अंदर से चार्ज बह रहा है। ठीक है, इसके अंदर से चार्ज बह रहा है। अब मैं क्या करूंगा? इसके अंदर कहीं पे भी, ठीक है, इस सर्किट के अंदर कहीं पे भी एक लगा दूंगा अपना क्या? एमीटर। ठीक है, यहां लग जाएगा एमीटर। ये क्या है? एमीटर मैंने इसके अंदर लगा दिया। अब ये एमीटर क्या करेगा? सुई ऐसे, ठीक है, जितना भी करंट होगा इसके अंदर से बहेगा, ऐसे करके डिफ्लेक्ट कर देगा, है ना। ऐसे करके डिफ्लेक्ट कर देगा, ऐसे करके होता है ना, ऐसे करके होता है। 2 4 6 ना, यहां पे एक सुई लगी होती है ऐसे करके। ठीक है, जैसे ही इसकी जो वायर होती है ना, 2 वायर इसके अंदर ऐसे करके, ऐसे 2 वायर निकली होती हैं। जैसे ही इन वायर को सीरीज में लगाएंगे, जैसे ही इस वायर को सीरीज में लगाएंगे इस सर्किट में, ठीक है,
सीरीज में जोड़ेंगे, ठीक है, पॉजिटिव के साथ, मतलब एक यहां पे कट लगा के जोड़ दिया जाएगा, दूसरा यहां पे कट लगा के जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। ये वायर एक यहां पे आ जाएगी, दूसरी वायर यहां पे लग जाएगी, है ना। तो जब इसके अंदर से करंट दौड़ेगा, मान लो इसके अंदर से 4 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है, तो ये सुई कहां पहुंच जाएगी, ऐसे करके 4 एम्पियर पे, है ना। 4 एम्पियर पे ये सुई चली जाएगी, ऐसे करके 4 एम्पियर पे, है ना। तो जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है, उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसका नाम है एमीटर। क्या है, एमीटर। अब देखिए मैंने इस सर्किट के अंदर जो ये इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट किया है वो किया है सीरीज के अंदर, है ना, वो किया है सीरीज के अंदर। तो हमेशा जब भी एमीटर को यूज करना है तो हमेशा हम उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे सर्किट के साथ, है ना। ऑलवेज कनेक्ट इन द सीरीज, ठीक है। इसमें नोट भी कर लेना, नोट करके लिख लेंगे, यहां पे ये बात नोट करके लिख लेंगे, नोट, ठीक है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द सीरीज, ठीक है, सीरीज, इन द सीरीज, ठीक है। इट विज ऑलवेज कनेक्टेड इन द सीरीज, समझ में आ गया, है ना। इट विल ऑलवेज कनेक्टेड इन द सीरीज। हमेशा किसमें होगी, सीरीज में होगी, है ना। अब देखिए हमने ना एक चीज इसमें नोट किया आपने, कि जो करंट बह रहा है और इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन, जब भी चार्ज की बात आती है तो हम क्या करते हैं, बोलते हैं चार्ज क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ अराइजेस, प्रॉपर्टी अराइजेस ड्यू टू लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा या गेन होगा, या तो इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन देगा, उसकी वजह से किसी भी चीज के ऊपर चार्ज आएगा। जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा इसका मतलब उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। जब वो इलेक्ट्रॉन देगा इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो जब ये लेने की और देने की स्थिति है, दोनों स्थिति में इलेक्ट्रॉन ही काम में आ रहा है। जब किसी को देना हो इलेक्ट्रॉन, जब किसी से लेना हो इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे हो गया जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये एक करेंसी हो। तो ये बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, यूएस का डॉलर है, जो इलेक्ट्रिसिटी में लेने देने के काम आता है ना। चलो ठीक है। अब मैं, ये तो हो गई मजाक की बात। अब मैं जो असली क्वेश्चन है वो क्या है, हमेशा इलेक्ट्रॉन ही क्यों लेते देते, हम कभी भी प्रोटॉन जो होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो क्यों नहीं लेते देते, है ना, वो क्यों नहीं उनका गेन और लॉस होता, है ना, वो क्यों नहीं हम ना देते ना लेते, ऐसा क्यों है, ठीक है, ऐसा क्यों है बताइए, सोचिए ऐसा है क्यों, क्यों ऐसा होता है, बिकॉज जो प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर बैठे होते हैं, है ना। तो न्यूक्लियस के अंदर बैठे होने की वजह से एक न्यूक्लियस फोर्स होती है, ठीक है, न्यूक्लियस फोर्स होती है जो उनको बांध के रखती है, छोड़ती नहीं है ना। और इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे होते हैं या फिर ऑर्बिट में बैठे होते हैं, ठीक है। इस वजह से उनके साथ जो फोर्स है वो कम है, उनके ऊपर जो फोर्स है वो कम है ना। इस वजह से इलेक्ट्रॉन ही या तो जाएंगे या आएंगे, प्रोटॉन नहीं आ पाएंगे जा पाएंगे, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बड़ा ही स्ट्रांगली बॉन्डेड है, ठीक है, टाइटली पैक्ड है, सही है। अब बात करते हैं फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर, फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर, फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर, फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर। देखिए फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर इसको हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक
एक में हम डाल देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दूसरे में नहीं डालेंगे, ठीक है। या फिर एक विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस के और एक विद पोटेंशियल डिफरेंस के। अब देखते हैं कि विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है। सबसे पहले विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस, विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस। अब विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास एक सेल है, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ये है, ठीक है, इसके अंदर चार्ज है, बहुत सारा चार्ज है ना, इसके अंदर चार्ज है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, बहुत सारा चार्ज है, बहुत सारा चार्ज है। अब देखिए जो चार्ज है, इसके अंदर जो ये पड़ा हुआ चार्ज है, ठीक है, ये मान लीजिए मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई मेटल है, कोई कंडक्टर है, कुछ भी मान लीजिए इसको, है ना, इसके अंदर बहुत सारा चार्ज है क्योंकि हर एक कंडक्टर के अंदर चार्ज पड़ा होता है, ठीक है। लेकिन ये चार्ज क्या है, इधर उधर घूम रहा है, ये इधर जा 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 रहा है। मतलब इनकी कोई भी एक पर्टिकुलर पाथ नहीं है ना, कोई भी एक डायरेक्शन नहीं है, कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन, कोई इस डायरेक्शन में, 10 दिशाओं में भाग रहे हैं, है ना, क्या बोल सकते हैं, 10 की 10 दिशाओं में भाग रहे हैं, है ना। जब ये 10 की 10 दिशाओं में भागेंगे तो इस तरह के मोशन को क्या कहेंगे, रैंडम मोशन कहेंगे, ठीक है, इस तरह के मोशन को क्या कहेंगे, रैंडम मोशन कहेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी इनके ऊपर किसी भी तरह का कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया गया है, ठीक है। जब तक इसके ऊपर हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करेंगे तब तक जो ये चार्ज है रैंडम ही दौड़ता रहेगा, इधर उधर भागता रहेगा, ठीक है, ठीक है, सही है, इधर उधर दौड़ता रहेगा, ठीक है। इस वजह से क्या है, ये किसी भी तरह के करंट को कंडक्ट नहीं करता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन, इन दी absence of potential difference, in the absence of potential difference, in the absence of potential difference, net flow of electron, net flow of electron, net flow of electron, net flow of electron present in any conductor, flow of electron present in any conductor, in any conductor will be random, ठीक है, will be random, hence consist no current, hence consist no current, ठीक है, यही कारण है। अब देखते हैं, ये तो हो गया विदाउट क्या, विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखते हैं विद पोटेंशियल डिफरेंस, विद पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। जैसे ही हम क्या करेंगे, जैसे ही हम कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, ठीक है, जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो इसके अंदर क्या है, डायरेक्शन मिल जाएगी, जो चार्ज है ना उसको मूव करने के लिए डायरेक्शन मिल जाएगी, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास ये कंडक्टर था, कोई, ये क्या है, कोई कंडक्टर है ना, ये कोई कंडक्टर था मेरे पास, है ना, इसके अंदर चार्ज थे ऐसे करके, ठीक है,
चार्ज थे, है ना। ये सारे के सारे क्या हैं, चार्ज ही तो है ना, सारे के सारे चार्ज हैं। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, मान लो मैं इसको कोई पोटेंशियल डिफरेंस इसको देता हूं, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस देता हूं। जैसे ही मैंने इसको एक सर्किट के साथ जोड़ा, ठीक है, एक सर्किट के साथ जोड़ा, ठीक है, जैसे ही मैं इसको सर्किट के साथ जोड़ता हूं तो इलेक्ट्रॉन किधर से फ्लो करने लगेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल। अभी जस्ट पढ़ के हटे ना कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसे होगा, है ना। तो जितने भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे किस डायरेक्शन में दौड़ने लगेंगे, इस डायरेक्शन में, है ना। दौड़ने लगेंगे या नहीं दौड़ने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में दौड़ने लगेंगे, है ना, ऐसे करके दौड़ने लगेंगे ना, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें क्या हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन present in any conductor will be in a pattern, will be in a pattern, hence consist electric current, hence consist electric current, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, in the presence of potential difference net flow of electron in the conductor, in the conductor will be in a pattern, ठीक है, will be in a pattern or a particular direction, hence it will consist current, ठीक है। ये क्या करेगा, करंट को अपने अंदर से बहने देगा, ठीक है, करंट को अपने अंदर से बहने देगा। देखो अब जो ऊपर वाला था ये था, इसके अंदर क्या हो रहा था, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो बह नहीं रहा था, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या था, जीरो था, है ना, करंट क्या था, जीरो था। लेकिन इसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक करंट बहेगा, ये क्या होगा, जीरो नहीं होगा, इलेक्ट्रिक करंट बहेगा, ये क्या होगा, जीरो कभी भी नहीं होगा। समझ में आ गया इतना, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस कर रहे हैं ना। अब पता लगेगा हमें पोटेंशियल डिफरेंस असल में होता क्या है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस असल में होता क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है वर्क डन बाय, वर्क डन क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, मैंने बोल दिया कि मान लीजिए कि कोई भी मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है, उसके अंदर से, ठीक है, उसके अंदर से मुझे कोई भी चार्ज, ठीक है, कोई भी चार्ज, उसके अंदर से मुझे कोई भी चार्ज क्या करना है, फ्लो कराना है। उस चार्ज को फ्लो कराने के लिए मैंने कितना काम किया, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, वर्क डन
वर्क डन टू मूव दी चार्ज, वर्क डन टू मूव दी चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट, ठीक है, वर्क डन टू मूव दी चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट इन अ कंडक्टर पर यूनिट चार्ज, ठीक है। ये क्या होगा, ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। ये क्या होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क क्या होता है W और चार्ज क्या होता है Q, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं ना, पर यूनिट चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लिखा जाता है, डिनोट किया जाता है V से, किससे, V से, ठीक है, किससे लिखा जाता है, V से, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, है ना। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब होता है हमारा, नेक्स्ट आता है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हमारे पास जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है ये क्या होता है। अब देखिए मैंने यहां पे क्या बोला है, फ्रॉम फाइनाइट टू गिवन पॉइंट, ठीक है, कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो होता है कि फाइनाइट से कोई भी गिवन पॉइंट तक जो चार्ज है उसको मूव कराना, ठीक है, उसको मूव कराने के लिए जितना उसके ऊपर हमें वर्क करना पड़ा उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इसको इस तरह से समझ सकते हो, मैंने तुम्हें शुरू में ही बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कहां पे होती है, डैम्स में होती है। डैम्स हमारा कहीं पे भी हो सकता है ना, डैम्स हमारा कहीं पे भी हो सकता है, जहां पे हमारी नदियां होती हैं, जहां पे हम नदियों का पानी स्टोर कर सकते हैं, है ना। जो हम बात करें कि हमारे अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो सबसे बड़ा बांध कौन सा है, भाखड़ा नग्गल बांध, है ना, भाखड़ा नग्गल डैम हमारा सबसे बड़ा डैम है। सबसे ऊंचा डैम की बात करें टिहरी डैम, है ना, ये डैम क्या है, हमारे सबसे ऊंचे डैम है, ठीक है। अब जो भाखड़ा नग्गल डैम है वो हमारा सतलुज नदी पे है, ठीक है, सतलुज नदी पे है, जो हमारा लगभग ये मान लीजिए कि पंजाब और हिमाचल का जो बॉर्डर है वहां पे हमारा ये डैम है ना, उससे लेके हमारे घरों तक, ठीक है, चाहे वो घर आपका कहीं पे भी है ना, वहां से लेके वहां तक आपकी बिजली आ रही है वायर्स के थ्रू, है ना, वायर्स के थ्रू मतलब कंडक्टर के थ्रू, है ना, वहां से लेके आपके घर तक, है ना, बिजली के अंदर जो चार्ज है ना, जो वो कंडक्टर है उसके अंदर जो चार्ज है उसको फ्लो करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। उस वर्क डन करवाने को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की चार्ज को मूव करवाने के लिए जितना हमें काम करना पड़ रहा है, ठीक है, चार्ज को मूव करवाने के लिए हमें जितना काम करना पड़ रहा है पर यूनिट चार्ज, उसको क्या बोलेंगे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब मैंने फाइनाइट इसलिए बोला है क्योंकि जो ये सोर्स है जहां से बिजली आ रही है
वो सोर्स अपने पास गिवन नहीं है। बाबू वो सोर्स हमारे पास पता नहीं पंजाब से आ रही है बिजली, पता नहीं हिमाचल से आ रही है, पता नहीं उत्तराखंड से आ रही है ना, हमें नहीं पता वो बिजली बन के हमारे पास आ कहां से रही है। इसलिए मैंने क्या लिखा है, इनफाइनाइट सोर्स, ठीक है, इनफाइनाइट, ठीक है। तो लेकिन जहां पे आ रही है उसको तो पता है ना, क्योंकि हमें पता है गिवन कहां पे है, कि हमारे घरों में आ रही है, आपके पास आ रही है, मेरे पास आ रही है ना, उसका हमें पता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या कहा, ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं है, बस हमें ये पता है कि ये पॉइंट कहां पे है, ये पता है ये पॉइंट कहां पे है। इसको क्या लिखेंगे, वर्क डन टू फ्लो और मूव चार्ज फ्रॉम particular point to given point in a conductor per unit charge, पर यूनिट चार्ज, ठीक है, पर यूनिट चार्ज, ठीक है, समझ में आ गया। इसमें क्या है, हमें पता नहीं है सोर्स का कहां पे है, लेकिन इसका हमें सोर्स पता है, हमें पता है कि ये जो बिजली है ये आ कहां से रही है, ठीक है, हमें पता है इसके अंदर बिजली आ कहां से रही है, ठीक है। चलो अब इतना पता लग गया, ठीक है। अब हम इसके बारे में थोड़े से और आगे पढ़ लेते हैं, है ना। अब देखिए, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों है तो एक ही चीज, बस एक में सोर्स गायब है, एक में हमें सोर्स का पता है, लेकिन है दोनों एक ही चीज, ठीक है। अब देखो, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को V से, ठीक है, V से। क्या होता है, V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। अब हम देखते हैं इसकी SI यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस की जो SI यूनिट है, SI यूनिट, वो क्या है, इसकी SI यूनिट है वोल्ट, ठीक है, वोल्ट, जिसको V से ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसका सिंबल भी वही है और SI यूनिट भी वही है, दोनों क्या है, सेम टू सेम है, याद रखना, ठीक है। इसकी जो SI यूनिट वो क्या है, वोल्ट। अब जो वर्क है उसको हम किस में करते हैं, जूल में, ठीक है, इसको किस में करते हैं, किसमें, जूल में, ठीक है। और जो हमारे पास चार्ज है इसको किस में लिखते हैं, कूलाम में, कूलाम में, है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ऐसे लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू J अपॉन कूलाम, V इज इक्वल टू जूल अपॉन कूलाम, पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर वोल्ट इज इक्वल टू जुलाम, जूल अपॉन कूलाम, है ना। तो इसको लिखेंगे पर यूनिट कूलाम, सही है, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें इसको याद रखना है कि जो SI यूनिट है वो क्या है, वोल्ट है, ठीक है, SI यूनिट क्या है, वोल्ट है, ठीक है, SI यूनिट क्या है, वोल्ट है, समझ में आ गया, SI यूनिट वोल्ट है। अब देखो, एक चीज सोचते हैं, हमारे जो घरों में या फिर फैक्ट्रियों में, ठीक है, बिजली आती है वो कितने वोल्ट की आती है ना, कितने वोल्ट की आती है, 220 वोल्ट की घरों में आती है, कितनी, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट की बिजली हमारे घर में आती है। तो जो ये 220 वोल्ट है इसका मतलब क्या है ना, 220 वोल्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब है 220 वोल्ट बिजली को घरों में भेजने के लिए 220 जूल काम करना पड़ेगा, एक कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए, ठीक है, एक कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए 220 जूल
वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, एक कूलाम चार्ज को मूव करवाने के लिए 220 जूल काम करना पड़ेगा, तब जाके जो बिजली आएगी वो होगी 220 वोल्ट। ठीक है, वैसे ही 440 वोल्ट मतलब 440 वोल्ट मतलब कि 440 जूल काम करना पड़ेगा एक कूलाम चार्ज को मूव करवाने के लिए। ठीक है, कितना काम करना पड़ेगा फ्लो करवाने के लिए चार्ज को। ठीक है, चार्ज को क्या बोलेंगे, उसको पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, 440 वोल्ट का मतलब है 440 जूल काम करना पड़ेगा एक कूलाम को मूव करवाने के लिए। 220 वोल्ट का मतलब है 220 जूल काम करना पड़ेगा एक कूलाम चार्ज को मूव करवाने के लिए। ठीक है, चार्ज को मूव करवाने के लिए। अब सोच के देखो, हमारे पास जो मोबाइल का चार्जर है ना, मोबाइल का जो चार्जर है वो कितने वाट का होता है? वाट की बात नहीं कर रहा मैं, वोल्ट। ठीक है, वोल्ट की बात। ठीक है, लिखा होगा आपके पे 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, ऐसे करके लिखा होगा, अलग अलग वोल्ट के होते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके चार्जर में से एक कूलाम, आपके चार्जर की जो वायर है, जो एडोप्टर है, उसके अंदर से एक कूलाम चार्ज को पास करने के लिए, मूव करने के लिए उसको 3 जूल, 4 जूल, 3 जूल या 6 जूल या 9 जूल काम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर 3 वोल्ट है तो 3 जूल काम करना पड़ेगा, 4 वोल्ट 6 वोल्ट है तो 6 जूल काम करना पड़ेगा, 9 वोल्ट है तो 9 जूल काम करना पड़ेगा। है ना, समझ में आई बात? इसको और थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। मान लीजिए आपका जो चार्जर है वो है 6 वाट का, 6 वोल्ट का आपका चार्जर है। ठीक है, अब उसको क्या है, जो आपका चार्जर है उसके अंदर से एक कूलाम चार्ज को, ठीक है, मूव करवाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा? 6 जूल काम करना पड़ेगा, तब जाके आपके चार्जर के अंदर से 6 वोल्ट बिजली पास होगी। मतलब उसका जो 6 वोल्ट का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। समझ में आ गया इतना? है ना? ठीक है, अब देखो, इसको मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, मेजरमेंट के लिए, मेजरमेंट के लिए किसका यूज करते हैं? वोल्ट मीटर। किसका यूज करते हैं? वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर। ठीक है, किसका यूज करते हैं? वोल्ट मीटर। ठीक है, सही है, हम किसका यूज करते हैं? वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। और जब हम बात कर रहे थे करंट के लिए, उसमें हम कर रहे थे बात एमीटर की। ठीक है, किसकी बात कर रहे थे? एमीटर की। एमीटर की बात हम वहां पे कर रहे थे, यहां पे बात कर रहे हैं वोल्ट मीटर की। अब वोल्ट मीटर हमेशा कैसे कनेक्ट करेंगे? पैरेलल। ठीक है, पैरेलल। ठीक है, पैरेलल हम इसको कनेक्ट करेंगे सर्किट के साथ। वहां पे कैसे कर रहे थे? सीरीज में। यहां पे हम कैसे करेंगे? पैरेलल। ठीक है, पैरेलल हम इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, ओहम्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओहम्स लॉ। जो ओहम्स लॉ है, ओहम्स लॉ कुछ नहीं है। ओहम्स लॉ के अंदर थोड़ा आपको बताया गया है करंट और जो पोटेंशियल डिफरेंस अभी हमने पढ़ा है उसके रिलेशन के बारे में। ठीक है, करंट, ठीक है, और जो हमने पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है हमारे पास? ठीक है, ओहम्स लॉ। इसमें ये बता रहा है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। ठीक है, ये हमें बताता है कौन, ओम्स लॉ, कि हमारा जो करंट है वो जो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, करंट फ्लो इन अ सर्किट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस द कंडक्टर। ठीक है, क्रॉस द कंडक्टर, है ना। इट, अब देखो इसकी डेफिनेशन, इट स्टेट दैट इलेक्ट्रिक करंट इन अ conductor is directly proportion to the potential difference in the conductor when temperature and dimension are constant। ठीक है, ये क्या है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बताता है, ओम्स लॉ बताता है कि जो आपका करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, लेकिन वहां पे एक वो कंडीशन रख देता है। वो कंडीशन क्या है कि जब भी हम ओम्स लॉ के बारे में बात करेंगे उस टाइम पे टेम्परेचर को और हमारे जो डायमेंशन है, मतलब डायमेंशन का मतलब होगा कंडक्टर के, उसकी लंबाई, उसकी मोटाई जो है उसको हम क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे। जब वो कांस्टेंट रहेगी, ना टेम्परेचर ऊपर होगा नीचे होगा, ना ही उसके डायमेंशन के अंदर कोई बदलाव होगा, तब जो करंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इतना बात समझ गए। अगर इतनी बात समझ गए तो समझ लो आपने ओम्स लॉ को अच्छे से समझ लिया। ओम्स लॉ हमें बता रहा है इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन सीधी सी है मेरे भैया कि एक आपने टेम्परेचर को और जो भी हम कंडक्टर ले रहे हैं, जो भी हम वायर ले रहे हैं, जो भी हम कंडक्टर यूज कर रहे हैं, उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, उसकी जो लेंथ है, ठीक है, उसका जो मटेरियल है, वो सब चीजें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये कौन बोल रहा है, हमारा ओम्स लॉ बोल रहा है। अब ओम्स लॉ ने हमें बता दिया V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब जब ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है तो हम इससे इक्वल्स टू हटा लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये V इज इक्वल टू R I। V इज इक्वल टू R I। R क्या है आपका, R क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। R क्या है, R क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। यहां से प्रोपोर्शनल हटा के हमने क्या किया, R लगाया है ना, तो ये R क्या हो गया, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ठीक है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, समझ में आ गया। V इज इक्वल टू आर आई, V इज इक्वल टू आर आई। ठीक है, V इज इक्वल टू आर आई। समझ में आ गया, इतना आ गया समझ में। ठीक है, समझ में इतना आ गया। अब देखो V इज इक्वल टू आर आई, ये जो R है, ये भैया R है क्या, जो R है ये है आपका रेजिस्टेंस, ये है आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एक ओम्स लॉ ने क्या बताया हमें, रिलेशन बताया किसके बारे में, कि I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस है। साथ में उसने हमें
इनडायरेक्टली एक चीज और बता दी कि R जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस है, V इज इक्वल टू आर आई, रेजिस्टेंस। R क्या है? रेजिस्टेंस। R क्या है? रेजिस्टेंस। ठीक है, R क्या है? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक तरह की प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस एक तरह की प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, जो क्या करती है? करंट के फ्लो को अपोज करती है, करंट के फ्लो को अपोज करती है। ठीक है, मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, उसके अंदर से क्या है? उसके अंदर से जो चार्ज है फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, जो करंट है इसके अंदर से फ्लो कर रहे हैं। अब इस मटेरियल के अंदर एक रेजिस्टेंस नाम की चीज है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस नाम की चीज है, इसके अंदर ये बोल सकते हैं एक रेजिस्टेंस नाम का कीड़ा है। वो क्या कर रहा है? जितना भी इसके अंदर करंट आ रहा है, जितनी भी मात्रा में करंट आ रहा है उसको अपोज करेगा, ठीक है, उसको अपोज करेगा, जितना वो कर सकता है उतना अपोज कर देगा, जो बच गया वो फ्लो हो जाएगा, है ना। ये सोच सकते हो आप कि मान लीजिए एक नदी है मेरे पास, ठीक है, एक नदी है, उसके अंदर से पानी बह रहा है, ठीक है, पानी बह रहा है, ठीक है, पानी बह रहा है। अगर मैंने इसके अंदर कुछ डाल दिए, आपके पत्थर डाल दिए मैंने यहाँ पे, ठीक है, कुछ मैंने पत्थर डाल दिए। अब ये पत्थर क्या करेंगे? इस पानी के बहाव को रोकेंगे, है ना, रोकेंगे, कुछ को तो रोक लेंगे और कुछ पानी इनके बीच से होता हुआ निकल जाएगा, है ना। तो ये क्या है? हमारे पास उसी तरह से एक कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है, जो ये क्या फ्लो हो रहा है? ये फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, और जो ये है हमारे पास रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस। ये क्या कर रहे हैं? करंट को रेजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, करंट को बहने से रोक रहे हैं, करंट को अपोज कर रहे हैं, ताकि करंट भैया इस कंडक्टर के अंदर से ना बह सके, है ना, करंट भैया इसके अंदर से ना बह सके। तो हम क्या लिख सकते हैं? रेजिस्टेंस को कैसे लिख सकते हैं? रेजिस्टेंस को हम लिख सकते हैं, इट इज द property of the conductor, it is the property of the conductor which oppose the flow of current, which oppose the flow of current, ठीक है, which oppose the flow of current, है ना, flow of current, which oppose the flow of current, है ना। ये क्या है? रेजिस्टेंस, ठीक है, ये क्या है हमारे पास? रेजिस्टेंस। समझ में आ गया? समझ में आ गया रेजिस्टेंस क्या है ना। अब रेजिस्टेंस जो है इसकी एक खास बात है, जो हमारे पास रेजिस्टेंस है इसकी एक खास बात है, नोट करके लिखना, नोट, ठीक है, नोट, रेजिस्टेंस इज नॉट, रेजिस्टेंस इज नॉट डिपेंड अपॉन द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। जो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता, ना तो करंट पे डिपेंड करेगा, ना ही पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जो रेजिस्टेंस है ना ही वो डिपेंड करेगा हमारे करंट पे और ना ही डिपेंड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस पे, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब जब ये ना तो करता है इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड, ना करता है पोटेंशियल पे डिपेंड, तो भैया इस रेजिस्टेंस को रोकने वाला है कौन? है ना,
ये तो भैया किसी से डरता ही नहीं है। करंट को तो सीधी खुली चेतावनी दे देता है कि बह के दिखा तू बह के, मैं तुझे रोकूंगा, है ना। करंट को तो खुली चेतावनी दे रहा है। अब करंट से तो भैया सबको ही डर लगा है, ठीक है, आपको भी लगता होगा, मुझे भी लगता है ना। करंट तो भैया पेल देगा हम लोगों को, है ना। लेकिन रेजिस्टेंस बोल रहा है कि तू गुजर के दिखा, मैं तुझे खा जाऊंगा, है ना। तो भैया करंट जो है ना तो वो पोटेंशियल डिफरेंस से डर रहा, ठीक है, और ना ही करंट से डर रहा, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस चाहता क्या है आखिर हमसे, ठीक है, चाहता क्या है। तो नेक्स्ट लिखो फैक्टर अफेक्टिंग दी रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग दी रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग दी रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग दी रेजिस्टेंस। कौन कौन से फैक्टर है जिससे रेजिस्टेंस इफेक्ट करता है, कौन कौन से फैक्टर है जिनसे रेजिस्टेंस इफेक्ट करता है। पहला है लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। फर्स्ट है लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसमें क्या है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है। जो लेंथ है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी किसी भी कंडक्टर की, जो रेजिस्टेंस है बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस क्या है, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे लेंथ घटेगी रेजिस्टेंस भी घटता चला जाएगा, है ना। कई बार क्या करते हैं, ये सोच के देखिए, आपका जो मोबाइल का चार्जर है ना, जो मोबाइल का चार्जर है, लैपटॉप का चार्जर है, ठीक है। आप एक काम कीजिएगा, जो उसकी स्टैंडर्ड वायर है ना, या तो उसको काट के छोटी कर दीजिए, ठीक है, या फिर उसके अंदर कुछ एक्सटर्नल वायर ऐड करके उस वायर को लंबी कर दीजिए। जब आप छोटी कर दोगे तो आपका मोबाइल थोड़ा जल्दी चार्ज होने लगेगा, ठीक है। और जब लंबी कर दोगे तो आपका मोबाइल क्या है, आप ऑब्जर्व करोगे थोड़ा स्लोली चार्ज कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से जो फ्लो है करंट का, वो क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है लेंथ की वजह से। छोटी कर रहे हो तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है, इसका मतलब करंट ज्यादा गुजर रहा है ना। अगर बड़ी कर रहे हो इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है और करंट घट रहा है ना। तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है किसके ऊपर, हमारे लेंथ के ऊपर, ठीक है। दूसरा है, ये हो गया हमारा लेंथ। दूसरा हो गया हमारा एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर। अब एरिया ऑफ कंडक्टर में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कंडक्टर। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जैसे जैसे तुम क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाओगे, ठीक है, ये क्या है हमारा, जो ये होता है ना, ये वाला जो एरिया होता है इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। या फिर जो ये पॉइंट होता है ना, इस वाले पॉइंट को, ये क्या होता है, क्रॉस सेक्शन पॉइंट। जैसे जैसे ये क्रॉस सेक्शन पॉइंट बढ़ेगा हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा। जैसे जैसे ये घटेगा, घटता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे ये वायर जो है पतली होती जाएगी वैसे वैसे क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा घटता जाएगा और रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने एक चीज देखना, कभी अगर आपकी गाड़ी की बैटरी जो है डिस्चार्ज हो जाती है, ठीक है, आप क्या करते हो, किसी को बोलते हो कि भाई साहब, मैकेनिक को बोल देते हो या किसी पड़ोसी को बोल देते हो कि भाई साहब मेरी गाड़ी जो है उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, थोड़ा सा आप मुझे क्या है एक वायर के साथ एक बार टच करवा दीजिए ताकि मेरी गाड़ी स्टार्ट हो जाए और मैं मैकेनिक के पास चला जाऊं, है ना। तो जब आप दूसरी बैटरी के साथ, ठीक है, अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करोगे ना, पहले आप पतली वायर लेना, तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाएगी। क्यों?
क्योंकि पतली वायर के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है, करंट को पास ही नहीं होने देगी। अब फिर क्या करना, आप लेना एक कॉपर की वायर जो क्या होगी, मोटी होगी, है ना, मोटी होगी। अब देखना जैसे ही आप उस मोटी वायर को लगाते हैं तो उसके अंदर से करंट ज्यादा मात्रा में फ्लो होता है, रेजिस्टेंस क्योंकि उस टाइम पे कम हो जाता है और आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इससे हमें पता लगता है जैसे जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है, वैसे वैसे रेजिस्टेंस कम होता है। एक और है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, जो थर्ड है वो है नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। अब देखो जो नेचर है मटेरियल का वो भी डिपेंड करता है ना। देखो हमारे पास दो तरह के मटेरियल होते हैं, दो तरह के क्या, मटेरियल तो बहुत तरह के होते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं, नहीं एलिमेंट भी बहुत तरह के हो सकते हैं, ठीक है, बेसिकली हमारे पास हाँ एलिमेंट जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल। मेटल के अंदर से इजीली पास हो जाती है बिजली, नॉन मेटल के अंदर से नहीं हो पाती। या फिर हम बोल सकते हैं कि एक चीज होती है हमारे पास कंडक्टर, दूसरी चीज होती है इंसुलेटर, है ना। कंडक्टर के अंदर से बिजली आसानी से पास हो जाती है, क्यों, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम है। और जो इंसुलेटर है उनके अंदर से बिजली पास नहीं हो पाती, क्यों, क्योंकि उनका जो रेजिस्टेंस है ज्यादा है, ठीक है। तो इंसुलेटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से बिजली उसके अंदर से फ्लो नहीं कर पाती, और वहां पे दूसरी तरफ कंडक्टर जो होते हैं उनके अंदर से बिजली आसानी से फ्लो हो जाती है, करंट आसानी से फ्लो हो जाता है, क्यों, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस कम है ना। तो नेचर के ऊपर जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसके नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये हो गई हमारे सारे के सारे पॉइंट, मतलब तीन के तीन पॉइंट जो हमारे रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है हमारे पास, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है। यहाँ पे देखिए उन्होंने बताया है आर किसके है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के, ठीक है, आर क्या है, एल की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां पे आर क्या है, यहां पे आर क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आर को हम ऐसे लिख सकते हैं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, है ना। एल ऊपर था ऊपर लिख दिया, ए नीचे था नीचे लिख दिया, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, एल अपॉन ए, है ना, एल अपॉन ए। अब मैं क्या करूंगा, यहां से जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसको हटा दूंगा, ठीक है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसको हटा दूंगा, ठीक है, इसको हटा दूंगा। तो यहां पे आर किसके इक्वल हो जाएगा, रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए, ठीक है, रो एल अपॉन ए, है ना। जो ये रो है, जो ये रो है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी, ठीक है। जो ये रो है इसको क्या बोलेंगे, रजिस्टिविटी, समझ में आ गया, है ना। इसको क्या बोलेंगे, रो को रजिस्टिविटी, ठीक है। और ये जो रजिस्टिविटी है, जो ये रजिस्टिविटी है इसका काम क्या है, ये ही रजिस्टिविटी है जो क्या करती है, फ्लो ऑफ करंट को डिक्रीज या इंक्रीज करती है। इट इज द कांस्टेंट, ठीक है, ये क्या है, इट इज द कांस्टेंट विच इंक्रीज और डिक्रीज द रेजिस्टेंस, ठीक है, इन द कंडक्टर,
ठीक है, इन दी कंडक्टर। सही है। एक चीज और नोट करके लिख लो, ऐसे नोट डालो, ठीक है। एक चीज और लिख लो कि जो ये रेजिस्टेंस है इट नेवर बी जीरो, ये जीरो कभी नहीं होगी, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होगा, ये कभी भी जीरो तुम्हारी नहीं हो सकती, ठीक है, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अब बात करते हैं इसके सिंबल के बारे में, ठीक है। अब ये दिखती कैसे है, ठीक है, ये दिखती कैसे है। अब हमारे पास जो सिंबल है रेजिस्टेंस को शो करने के, वो दो तरह के सिंबल हैं। एक जिसके अंदर रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है, ठीक है। दूसरा जिसके अंदर वेरिएबल है, ठीक है। एक तो हम जिसमें हम कांस्टेंट तरीके से दिखा सकते हैं, दूसरा वेरिएबल। मान लो इसको जो लिखते हैं ना, ठीक है, जो कांस्टेंट है, ठीक है, सिंबल, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। इसके सिंबल देखो, अब एक होता है हमारे पास इस तरह का सिंबल, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये हो गया एक सिंबल। दूसरा सिंबल होता है हमारे पास ये हो गया हमारा दूसरा सिंबल, है ना। एक और होता है सिंबल इस तरह से, इस तरह से, है ना। इसके अंदर क्या होता है, ऐसे करके, या फिर ये होता है ऐसे करके, है ना। इसमें ये इधर उधर मूव कर सकता है, लेकिन ये होता है हमारा सीधा सिंपल, ये होता है फिक्स रेजिस्टेंस, ये होता है फिक्स्ड रेजिस्टेंस। और ये जो होते हैं ये होते हैं वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनको अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं, अलग अलग रख सकते हैं, ठीक है क्या, समझ में, सही है। चलो नेक्स्ट अब देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखो जो रेजिस्टेंस है उसका कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। जब ये क्या है, दो तरीके से हो सकती है। एक कॉम्बिनेशन क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, एक सीरीज दूसरा पैरेलल, ठीक है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन, सबसे पहले हम करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, अब सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए जितने भी रेजिस्टेंस होंगे वो किस में होंगे, सीरीज में होंगे। मान लीजिए एक रेजिस्टेंस मेरे पास ये हो गया, ठीक है, फिर दूसरा ये हो गया, ठीक है, फिर तीसरा ये हो गया, है ना, एक दो तीन, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है ना, ये क्या है, रेजिस्टेंस है, हमारे पास रेजिस्टेंस है।
ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ये R1, ये R2, ये R3, R1, R2, R3। अब इसके अंदर से करंट बह रहा है। हमेशा इलेक्ट्रिक करंट कैसे जाएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये क्या है? करंट। ये क्या है? करंट। ठीक है, ये क्या है? सारा का सारा करंट। ठीक है, सारा का सारा करंट। अब देखिए, जो करंट है पूरे के पूरे सर्किट में, सारा का सारा सर्किट क्या है? यहाँ पे सेम है। तो जो करंट है वो भी सेम बहेगा पूरे के पूरे सर्किट में। यहाँ पे भी यही करंट गुजरेगा, जो बचा हुआ है वह यहाँ पे गुजरेगा, जो बचा हुआ है यहाँ पे गुजरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये करंट सारा का सारा सेम होगा। आई आई आई, यहां से आई, यहां से आई, क्योंकि एक ही करंट है, सारी की सारी जो वायर है सीरीज में है, तो एक ही करंट गुजरेगा इसके सारे के सारे के अंदर से। समझ में आ गया? एक ही तरह का करंट गुजरेगा पूरे के पूरे अंदर जो भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज हो जाएगा। इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V1, इसका V2, इसका V3। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा। सही है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया इतना? अब देखो, अगर मैं बात करता हूं, जो भी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या है? Vn इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अगर और भी होते तो V4, V5, V6, V7, V8 एंड सो ऑन, कितने भी हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता उसको इस तरह से ऐड कर सकते थे। कर सकते थे, नहीं कर सकते थे? ठीक है, इस तरीके से हम उसको ऐड कर सकते थे। सही है, सही है। ठीक, इसके इक्वल है Vn के, है ना? अब हमने यहां पे एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि जब भी रेजिस्टेंस जो होता है वो किस क्या बोलते हैं? V इज इक्वल टू आर आई। ठीक है, यही पढ़ी थी, V इज इक्वल टू आर आई। ठीक है, ये पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी? है ना, पढ़ी थी। अब यहां पे देखिए, R की बात करते हैं। R क्या है हमारे पास? R1 प्लस R2 प्लस R3, ये क्या है? Rn, है ना? ये क्या है? Rn। सही है, तो हम यहाँ पे Vn, जो V इज इक्वल टू आर आई है, ठीक है, यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं V की जगह पे Vn इज इक्वल टू Rni, क्योंकि I देखिए, I तो सारे में से सेम टू सेम बह रहा है। ठीक है, चेंज यहां पे क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस है सबका। सही है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, इस तरीके से लिख सकते हैं कि Rni इज इक्वल टू R1i प्लस R2i प्लस R3i। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? है ना? अब यहां पे ये क्या है? Rni इज इक्वल टू, यहां पे मैंने क्या किया? I जो है कॉमन ले लिया, क्योंकि सब में I इक्वल है। मैंने यहां पे I कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? R1 प्लस R2 प्लस R3, ये बचा नहीं बचा? बताइए, है ना? यही तो बचा, इसके अंदर से कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना? अब मैं क्या करता हूं, जो ये वाला I है, ये वाला I है और ये वाला I है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा यहां पे क्या? यहां पे क्या बचेगा? यहां पे बचेगा Rn इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। बचेगा, नहीं बचेगा? है ना, यही बचेगा।
सही है, ये हमें प्रूव करना था। सही है कि रेजिस्टेंस जब किस में होगी, सीरीज में होगी, तब जो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 डायरेक्ट ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो R क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 जब किस में हो, सीरीज में हो। समझ में आ गया, जब किस में हो, सीरीज में हो। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं जब ये किस में हो, पैरेलल में हो। ठीक है, ये समझ में आ गया, जब सीरीज में है। ठीक है, जब सीरीज में है तो ऐसे होता है, जब पैरेलल होता है तब कैसे होगा। ठीक है, जब पैरेलल में होगा तब कैसे होगा। पैरेलल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, हम क्या करते हैं, पैरेलल में लगा लेते हैं। ठीक है, ये हमारा पैरेलल में हो गया। समझ में आ गया, ये हमारा हो गया पैरेलल में। अब देखो यहां पे ये क्या है, R1, ये R2, ये R3 है ना, R1 R2 R3। अब देखो इसके अंदर से जो ये करंट बह रहा था, सीरीज में क्या था, सब में बराबर जा रहा था। यहां तक तो ये रहेगा I बराबर। अब देखो यहां पे I क्या है, अलग अलग हिस्सों में बट गया। करंट जो है इधर अलग जाएगा, इधर अलग जाएगा, इधर जाएगा अलग। तो ये क्या हो जाएगा, I1 यहां पे, I2 यहां पे, I3। ठीक है, I1 I2 I3। ठीक है, I1 I2 I3। ठीक है, लेकिन यहां पे जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या रहेगा, V। V V ये सारी की सारी जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, सारी की सारी जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना। समझ में आ गया, इतना इतना समझ में आ गया। ठीक है, V क्या है हमारा, सेम है। ठीक है, अब देखो फिर हम पहुंच जाते हैं कहां पे, सेम फॉर्मूले पे, V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। लेकिन यहां पे I के देखिए क्या है, जो ये टोटल I है, आई एन है, वो किसके इक्वल है, I1 प्लस I2 प्लस I3 के, है ना। I1 I2 I3 है, तो यहां पे भी I, और यहां से जब निकलेगा तब भी I, है ना। लेकिन जब इसके अंदर से गुजरेगा वो क्या होगा, अलग अलग, I1 I2 I3। सही है, I1 I2 I3 किसके इक्वल है, IN के इक्वल है। सही है, अब देखो यहां पे V इज इक्वल टू आई आर है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू V अपॉन R, लिख सकता हूं। ठीक है, I इज इक्वल टू V अपॉन R। ठीक है, V अपॉन R, है ना। अब मुझे V अपॉन R को लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, V अपॉन R1, ठीक है, प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ऐसे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, है ना। सही है, ये क्या है, RN। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसके अंदर से जो V है वो कॉमन ले लिया, तो V अपॉन
आर एन क्या हो गया, V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, ये हो गया। इस V के साथ ये V कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 1/RN इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों, यही होगा। अब देखो, हमने देखा कि जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन था, ठीक है, जब हमारा क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन था, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, जब सीरीज था उसमें क्या हो रहा था, आर एन किसके इक्वल आ रहा था, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, लेकिन हमारा जब ये कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया तो ये क्या हो गया, 1/RN इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो दोनों के अंदर का अंतर क्या हो गया, ये 1/R1 हो गया, ठीक है, 1/RN हो गया, है ना, और यहां पे ये डायरेक्ट जुड़ गए। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा डायरेक्टली, ये इनवर्सली। सही है, पैरेलल सीरीज में हमारा क्या होगा, 1/R1 हो जाएगा, 1/R2 हो जाएगा, 1/R3 हो जाएगा। लेकिन सीरीज में क्या होगा, ये जो रेजिस्टेंस है ये डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, है ना, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। अब देखो बेटा, यहां से हमको सीखने को दो चीज मिलती है। ठीक है, सीखने को दो चीज मिलती है। वो क्या मिलती है, जब ये डायरेक्ट ऐड होगा तब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, या फिर जब ये 1 में होगा तब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है, यहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ना, यहां पे क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, यहां पे क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, है ना, यहां पे क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। इसीलिए हमारे जो घरों में फिटिंग होती है, ठीक है, हमारे कंपनीज में जो फिटिंग होती है, हमारे इलेक्ट्रिसिटी के जो फिटिंग होती है ना, वो सारी की सारी किसमें होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, पैरेलल होती है, एक कारण। दूसरा कारण क्या होता है कि अगर मान लीजिए सीरीज में क्या है, सीरीज में सारी की सारी चीजें क्या है, सीरीज में है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ठीक है, ऐसे करके सारे की सारा कुछ क्या है, सीरीज में है। मान लीजिए यहां पे कोई खराबी आ गई, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, खराब हो गया, तो क्या होगा, पूरा का पूरा सर्किट खराब हो जाएगा। क्या यहां बिजली जाएगी, ना जा पाएगी, करंट जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। लेकिन उसके उल्टे यहां पे क्या हो सकता है कि मान लीजिए ये खराब हो गया, ठीक है, तो सिर्फ कौन खराब होगा, सिर्फ यही खराब होगा, इनके अंदर से तो बिजली जाती रहेगी, है ना, इनके अंदर से तो करंट फ्लो होता रहेगा, तो ये तो अपना प्रॉपर वर्क कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, करेंगे, है ना। इसीलिए देखना, मान लीजिए ये जो है ऊपर वाला, ये है आपका बल्ब, दूसरा है फैन, तीसरा है टीवी। आप क्या करते हो, यहां पे बटन लगा देते हो, लगा दिया, यहां पे एक लगा दिया, यहां पे एक लगा दिया, स्विच लगा दिया, ठीक है, स्विच ऑन किया, ये चल पड़ा, इसका स्विच ऑन किया, ये चल पड़ा, इसका स्विच ऑन किया, ये चल पड़ा। क्या इनमें से किसी भी अप्लायंस के खराब होने पे दूसरे अप्लायंस पे फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। लेकिन ये सब के सब क्या है, सीरीज में है। आपने यहां पे स्विच लगाया और आपने स्विच बंद कर दिया, तो सारी की सारी बंद हो जाएंगी, है ना, सारी की सारी बंद हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए सारे के सारे जो मेन है, वहां पे हम क्या करते हैं, अपने जितने भी घर हैं, अपने जितने ऑफिसेज हैं, ज्यादातर क्या, सभी के अंदर ही हम पैरेलल सीरीज में कनेक्शन देते हैं। ठीक है, पैरेलल सीरीज में कनेक्शन देते हैं। समझ में आ गया इतना? ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। क्या, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर हमारी होती क्या है, पावर क्या होती है, सबसे बड़ी बात, इलेक्ट्रिक छोड़ो, पावर क्या होती है। पावर क्या होती है, पावर क्या होती है। पावर, पावर होती है हमारे
वर्क डन अपॉन टाइम। क्या होती है? वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम। पावर क्या होती है? वर्क डन अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है हमारी? वर्क डन, वर्क डन बाय एन अप्लायंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर हमारी होती क्या है कि कोई भी अप्लायंस, ठीक है, कोई भी अप्लायंस काम करने में जो टाइम लगाएगा उसको क्या बोलेंगे? उसका पावर बोलेंगे। ठीक है, कोई भी अप्लायंस किसी काम को करने में जो टाइम लेगा उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पावर बोलेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क डन अपॉन टाइम, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। दोनों एक ही बात है। एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम या फिर वर्क डन पर यूनिट टाइम, उसको क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब वर्क डन जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, या एनर्जी को किस तरह से लिख सकते हैं? एनर्जी जो होती है हमारी किस में होती है? जूल में होती है। ठीक है, और जो टाइम होता है हमारे पास सेकंड में होता है। ठीक है, एनर्जी होती है हमारे पास जूल में, टाइम होता है हमारे पास सेकंड में, है ना? तो इलेक्ट्रिक जो पावर है उसकी यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या है? वाट। ठीक है, वाट। क्या है? वाट। ये क्या है? इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट है। और हमारे पास वर्क डन की जूल और टाइम की सेकंड। ठीक है, टाइम की सेकंड। समझ आ गया? ये एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट ऑफ, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट। क्या है? वाट। ठीक है, अब क्या है, देखिए आप लोगों के जो चार्जर हैं, आप लोगों के घर के जो अप्लायंसेस हैं, ठीक है, उनके ऊपर वॉट लिखा होता है कि जो आपकी ट्यूबलाइट है वो 10 वोट की है, 5 वोट की है, 0 वॉट की है, या फिर आपके जो बड़े जो अप्लायंसेस होते हैं वो कोई होता है 70 वोल्ट का, कोई 100 वोट का, कोई 200 वोट का, कोई 500 वोट का। जो हीटर होते हैं वो 1000 वोट के होते हैं। जो गीजर होते हैं हमारे पास वो 500, 1000, 1500, 2000 वाट के होते हैं, है ना? तो सबके ऊपर क्या है? वाट लिखा होता है। वाट का मतलब क्या होता है? वो उसके पावर बताता है। ठीक है, जैसे हमारा चार्जर है आजकल 85 वोट का आ रहा है। 85 वोट का मतलब क्या है कि जो चार्जर की पावर है वो क्या है? 85 वोट है। 85 का वोट का मतलब क्या होता है कि वो क्या कर रहा है? 85 जूल काम कर रहा है एक सेकंड में, है ना? क्या कर रहा है? 85 जूल काम कर रहा है कितना? एक सेकंड में। ठीक है, मान लो जो चार्जर है, चार्जर 85 वोल्ट का है। ठीक है, तो 85 वोल्ट का मतलब क्या हो गया? वो चार्जर 85 जूल काम कर रहा है एक सेकंड में। ठीक है, तब जाके वो 85 वोट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तब जाके वो 85 वोट प्रोड्यूस कर रहा है। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया? सही है। और लगभग यहां पे हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है। ठीक है, नमस्कार।